तो नमस्कार आप सभी लोगों को। आज का हमारा टॉपिक है फूड पॉइजनिंग एंड एक्शन एंड कंप्लेंट गाइड, वो भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो आगे बढ़ते हैं। पहले तो फर्स्ट हम एजेंडा अपना देख लेते हैं वेबिनार का। तो एजेंडा में 3 एजेंडा है आज के वेबिनार के लिए कि अंडरस्टैंडिंग रिस्क, कि लोकल पैथोजन के क्या क्या रिस्क हैं, कौन कौन से पैथोजन आपके फूड में पाए जा सकते हैं, और जो खाना है या फूड है उसके कंटेमिनेशन के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं इंडिया में। ये हमारा पहला एजेंडा है। तो सेकंड एजेंडा इज इमीडिएट एक्शन। तो जैसे कि फर्स्ट एड हो गया, रिहाइड्रेशन प्रोटोकॉल्स हो गए, या फिर क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या है जिनको हमें गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। और थर्ड एजेंडा है कि कहाँ पे कंप्लेंट किया जा सकता है। जैसे FSSAI पोर्टल पे कंप्लेंट किया जा सकता है, कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट किया जा सकता है, या फिर लीगल रिपोर्टिंग वर्क फ्लोज क्या क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के वेबिनार में हम लोग कवर करेंगे। तो फर्स्ट वन इज कि इंडिया में क्या सिनेरियो इस समय चल रहा है। तो 100 मिलियन प्लस केसेस सालाना इंडिया में ये फूड पॉइजनिंग के या फिर फूड ब्रॉन जो खाने से बीमारियां होती हैं उसके सालाना 100 मिलियन प्लस केसेस यानी 10 लाख से ऊपर केस आते हैं, जिसमें से हर चार में से एक केस फीवर इन्फेक्शन का केस होता है। और जितने भी केसेस आते हैं उसमें से 40% जो खाने से हुई बीमारियां होती हैं या फूड बॉर्न डिजीजेस होते हैं, उसमें से 40% आपका स्ट्रीट फूड्स यानी कि सड़क पे जो ठेले लगा के खाना बेचते हैं, मोमोज हो गया, चाउमीन हो गया, जो भी फास्ट फूड होते हैं उनसे होता है। तो इसका जो सोर्स है पब्लिक हेल्थ एस्टिमेट ऑफ फूड बॉर्न डिजीजेस, इस सोर्स से ये लिया गया है। तो मॉड्यूल 1 में पहले देखेंगे द बायोलॉजी ऑफ द थ्रेट, कि जो बीमारियां होती हैं खाने की वजह से, स्ट्रीट फूड की वजह से या बाहर के खाने की वजह से, तो उसमें कौन कौन से पैथोजेंस या कौन कौन से बैक्टीरिया शामिल होते हैं। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कॉमन पैथोजेंस बेसिकली 4 प्रकार के ही होते हैं। सैल्मोनेला, विब्रियो, कोलेराई, टाइफॉइड लिखा है लेकिन यहाँ पे सैल्मोनेला टाइफी होगा जिसकी वजह से टाइफॉइड होता है, और ई कोलाई। ये सब मेडिकल या फिर बायोलॉजी के टर्म्स हैं उस पैथोजन के, उस बैक्टीरिया के जिसकी वजह से आपको बीमारियां हो सकती हैं। तो सैल्मोनेला के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो अंडरकुक पोल्ट्री, एग्स और रॉ मिल्क, यानी कि जो भी पोल्ट्री फार्म से प्रोडक्ट्स होते हैं उसको पूरी तरीके से पका के आप नहीं खा रहे हैं, या फिर अंडा हो गया, कई बार अंडे भी इन्फेक्टेड होते हैं, या फिर कच्चा दूध, बिना उबाले जो दूध पीते हैं उससे आपको सैल्मोनेला का खतरा हो सकता है। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि कितने समय के अंदर उसके सिम्टम्स दिखाई देना शुरू होते हैं। तो सैल्मोनेला के सिम्टम्स आपको पहले 6 घंटे से लेके 72 घंटे 72 आवर्स तक के बीच में सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। विब्रियो कोलेराई का अगर हम देखेंगे तो वो कंटेमिनेटेड वाटर यानी दूषित पानी से हो सकता है। सड़क पे मान लीजिए बर्फ वगैरह, स्ट्रीट आइस से मतलब ये है कि सड़क पे आपने कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की, उसमें बर्फ मिला के दे दिए, या फिर कोई भी चीज़ ऐसे सड़क पे खा रहे हैं, पी रहे हैं जिसमें बर्फ वो वेंडर ही डाल के दे रहा है, उससे भी इस पैथोजन का खतरा हो सकता है कि हमारी बॉडी में एंटर करे ये पैथोजन। और सी फूड, जो केकड़े हो गए, झींगा हो गया, फिश हो गया, मछली, ऑक्टोपस,
स्क्विड, ये सब सी फूड लोग खाते हैं, उससे भी आपको विब्रियो कोलेराई का खतरा होता है। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी कि सिम्टम्स 2 घंटे से लेके 5 दिन के बीच में दिखाई देना शुरू होते हैं। थर्ड वन इज टाइफॉइड, जो सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। उसको भी सड़क किनारे आपको जूस पी रहे हैं अगर, या फिर बिना धुला हुआ सैलेड खा रहे हैं, उससे भी आपको टाइफॉइड हो सकता है, जो जिसका सिम्टम्स आपको 1 से 3 हफ्ते के बीच में देखने को मिल सकता है। एंड द लास्ट पैथोजन इज ई कोलाई, जो अनपैस्चराइज्ड डेयरी, जैसे अनपैस्चराइज्ड दूध हो गया या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट हो गया जिसको पैस्चराइज नहीं किया गया है, उससे हो सकता है। या फिर कंटेमिनेटेड वेजीज, ऐसे सब्जियां हो गई जो कंटेमिनेटेड है पहले से ही इस बैक्टीरिया से, उससे आपको ये हो सकता है। तो इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 3 दिन से 4 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी 3 दिन से 4 दिन के बीच में आपको इसके सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है, ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि बेसिकली इसी टाइम फ्रेम में सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रीट फूड सेफ्टी रिस्क, कि जो बाहर स्ट्रीट फूड होते हैं, सड़क पे ठेले पे जो खाना मिलता है, उससे क्या क्या रिस्क है। ठीक है, तो पहला है वाटर की क्वालिटी। जो पानी की क्वालिटी होती है वो प्योर नहीं होती है, नॉन पोर्टेबल वाटर होता है। और जो चटनी सब देते हैं बना के, उसमें जो पानी यूज होता है वो भी कंटेमिनेटेड होता है। या फिर जिस पानी से धुल रहे हैं बर्तन सब, वो कंटेमिनेटेड हो सकता है। कोल्ड चेन, लैक ऑफ रेफ्रिजरेशन फॉर डेयरी और मीट फिलिंग्स। कोई डेयरी प्रोडक्ट है, दूध से बना हुआ कोई प्रोडक्ट है, या फिर मीट हो गया, तो उसको रेफ्रिजरेटर में ही रखना चाहिए, ताकि जो कंटेमिनेशन है उसका खतरा कम हो सके। बट स्ट्रीट फूड में यही है कि आपको रेफ्रिजरेशन का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। हाइजीन का दिक्कत होता है कि जो वेंडर्स होते हैं, खाना बनाते हैं, वो ग्लव्स का भी यूज नहीं करते हैं, और हाथ भी नहीं धुलते हैं। कोई पानी का ऐसा अवेलेबल नहीं रहता है जिससे हाथ धुलें सब। तो इसकी वजह से कंटेमिनेशन का खतरा और बढ़ जाता है। पेट्स पेस्ट्स, जो अनकवर्ड फूड होते हैं, जिनको ढक के नहीं रखा जाता है, जैसे स्ट्रीट फूड पे कभी जलेबी आप लेने जाएं या समोसा लेने जाएं, जिनको ढक के नहीं रखा गया है, उसके ऊपर मक्खी भिनभिनाने लगती है, इससे आपका कंटेमिनेशन हो सकता है खाने का, उससे बीमारियां हो सकती हैं। या फिर रोडेंट्स, जैसे चूहे हो गए, वो भी क्या कहते हैं, कंटेमिनेट कर सकते हैं ऐसे बिना ढके हुए खानों को। नेक्स्ट है सिम्टम रिकग्निशन। तो सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाए? तो 3 तरीके के सिम्टम्स होते हैं आपके: गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स और सिस्टमिक सिम्टम्स। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स में नौजिया हो सकता है, चक्कर आ सकता है, उल्टी आ सकती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स यानी पेट में मरोड़ पड़ सकते हैं, या फिर वाटरी डायरिया, जिसको लूज मोशन भी बोला जाता है कॉमन इंडियन लैंग्वेज में। तो ये सारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स हैं, जिससे आपका फूड पॉइजनिंग या फूड से अगर कोई बीमारी हो रही है तो ये एक सिम्टम है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम अगर देखेंगे तो ब्लड विजन, मतलब धुंधला दिखाई देना, मांसपेशियों में कमजोरी आना, या फिर गुदगुदी के क्या कहते हैं सेंसेशंस, गुदगुदी महसूस होना। तो इसमें अगर गुदगुदी महसूस हो रही है आपको कोई भी खाना खाने के बाद, तो ऐसा हो सकता है कि उस खाने वाले पदार्थ में या खाने में टॉक्सिन्स मिले हों। तो ये सिम्टम्स पे आपको नज़र रखनी है। और जो सिस्टमिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे बुखार हो गया, सर दर्द हो गया, सीवर फैटिग यानी बहुत ज़्यादा थकान हो गई, या शरीर में दर्द, ये सिस्टमिक एरर्स हैं, सॉरी सिम्टम्स हैं। उस पर भी आप लोगों को ध्यान देना है। आगे चलते हैं कि रेड फ्लैग्स क्या है इसमें। तो अगर आपको हाई फीवर है, बहुत ज़्यादा बुखार है, जिसमें आपका तापमान शरीर का 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर जा रहा है,
तो आपको इमीडिएट मेडिकल केयर लेनी है। अगर स्टूल्स के साथ खून निकल रहा है तब भी, या फिर लगातार आपको उल्टी आ रही है, या फिर क्या कहते हैं, अगर एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन के साइन आपको आ रहे हैं, जैसे लगातार सर दुख रहा हो, या फिर चैप्ड लिप्स होते हैं जो वो हो गए हो, उसमें आपको इमिडिएटली मेडिकल केयर, तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, आपने आपका चेकअप कराना है। मसल पैरालिसिस हो सकता है, या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, तब भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। तो ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं 4, जिनको आपको ध्यान में रखना है हमेशा। तो अब इंक्यूबेशन विंडो के बारे में देखते हैं। तो इनको इंक्यूबेशन विंडो आपका 6 घंटे से लेके 1 से 2 हफ्ते तक का दिया हुआ है। तो अगर 6 घंटे से 12 घंटे के बीच में आपको सिम्टम दिख रहे हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि रैपिड टॉक्सिन का असर है वो, कि आपके खाने में कोई ना कोई टॉक्सिक मटेरियल मौजूद था। अगर 24 घंटे से लेके 48 आवर्स के बीच में सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि सैल्मोनेला टाइफी या कुछ ऐसे ही सैल्मोनेला बैक्टीरिया। अगर 3 दिन से 5 दिन के बीच में आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स पैथोजन का कंटेमिनेशन हो सकता है, जैसे ई कोलाई हो गया या कैंपिलोबैक्टर हो गया। और लास्ट में 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो पैरासिटिक या सिस्टमिक बैक्टीरिया हो सकते हैं, तब आपको टाइफॉइड हो सकता है या हेपेटाइटिस हो सकता है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल 2 पे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इमीडिएट रिस्पांस प्रोटोकॉल, की तुरंत रिस्पांस में हम क्या कर सकते हैं अगर हमारे साथ सिम्टम्स अगर आ रहे हैं। तो पहला सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है इसमें कि हाइड्रेशन। जो पानी लॉस हो रहा है आपका उल्टी की वजह से या फिर लूज मोशन की वजह से, तो वो जो पानी है उसको फिर से अपने शरीर में उतना पानी लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे मान लीजिए लूज मोशन हो रहा है, तो लूज मोशन के बाद कम से कम 200 मिलीलीटर पानी आपको पीना ही पीना है, ठीक है। और ये नहीं कि खाली पानी ही पीना है, 1:6 रेशियो पे, मतलब अगर 6 चम्मच चीनी है तो 1 चम्मच नमक पानी में 200 मिलीलीटर पानी में घोल के आपको पीना है, ताकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स लूज हुए हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स आपके रिप्लेनिश हो जाएं, शरीर में वापस आ जाए, ठीक है। डिहाइड्रेशन इज द प्राइमरी कॉज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इन फूड बॉर्न इलनेसेस। अगर कोई फूड बॉर्न इलनेस है और आपको डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन ही सबसे ज्यादा प्राइमरी कॉज होता है कि उसकी वजह से लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। तो अगर हॉस्पिटल में भर्ती होने से बचना है तो हमेशा पानी पीते रहें। अगर आपको फुल लूज मोशन है या कोई ऐसा फूड पॉइजनिंग के केस हो गए हैं। तो चलिए आगे अब हम लोग पढ़ते हैं इंडियन होम रिहाइड्रेशन, कि घर में किस तरीके से खुद को रिहाइड्रेट कर सकते हैं हम लोग खुद को। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ORS सॉल्यूशन होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस, जो आपको किसी भी फार्मेसी पे मिल सकते हैं, दवाई की दुकानों पे मिल सकते हैं। और कोई ऐसा वैसा ORS नहीं पीना है आपको, जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से स्टैंडर्ड का ORS होगा वही आपको लेना है। और सेकंड, कोकोनट वाटर, नारियल पानी आप पी सकते हैं। तो नारियल पानी पीने से जो नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट बूस्टर कह सकते हैं नारियल पानी को, तो वो हर जगह ठेले पे आजकल हर जगह मिल ही जाता है 60 रुपए 70 रुपए में। राइस कांजी आप लोग पी सकते हैं। ये एक ऐसा स्टार्ची वाटर होता है जो स्टूल्स को बाइंड करने में हेल्प करता है, मतलब लूज मोशन को खत्म करता है और अपने शरीर को ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। कांजी का राइस, चावल की कांजी बना के पी सकते हैं। तो ये 3 तरीके से अपने आप को घर ही में बिना हॉस्पिटल में जाए हुए खुद को रिहाइड्रेट कर सकते हैं आप सब। नेक्स्ट में चलते हैं कि अगर आपको फूड पॉइजनिंग हुई है या फूड बॉर्न कोई डिजीज हुआ है,
तो उससे खुद को रिकवर कैसे किया जाए। तो रिकवर करने के लिए कुछ डाइटरी प्लान्स यहाँ पे आपका दिया गया है, उसको एक बार नजर मार लेते हैं। तो सबसे जरूरी चीज होती है खिचड़ी। खिचड़ी खा सकते हैं, मूंग दाल और राइस की बनती है, चावल की, आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है। दही आप लोग खा सकते हैं, क्योंकि नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं दही में, जो बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं आपके पेट में, उसको और फ्लरिश करवाते हैं सब। बनाना यानी केला खा सकते हैं, जिससे आपको पोटेशियम मिलेगा। और क्या क्या नहीं खाना है आपको, तली हुई कोई भी चीज नहीं खानी है, ग्रेवी, तली हुई ग्रेवी हो गया नहीं खाना है, स्पाइसी अचार हो गया, या फिर स्पाइसी मतलब मिर्चेदार कोई चीज नहीं खानी है, और कच्चा दूध नहीं पीना है। इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को। और अगर आपको लूज मोशन है या फिर फूड बॉर्न कोई डिजीज है, तो कौन कौन सी दवाइयां आपको अवॉइड करनी है, उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे इमोडियम यानी कि लोपेरामाइड आपको अवॉइड करना है, क्योंकि जो लोपेरामाइड है वो टॉक्सिन्स को पेट में ही रोक के रख सकता है। तो लोपेरामाइड को तभी आप यूज कीजिए जब तक डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड ना हो, या फिर और सेल्फ प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स, मतलब खुद से ही बिना डॉक्टर के सलाह के या प्रिस्क्रिप्शन के आपको एंटीबायोटिक्स नहीं खाने हैं। क्योंकि कई सारे केसेस में जो फूड पॉइजनिंग के केस होते हैं वो वायरल या फिर टॉक्सिन ड्रिवन होते हैं। तो जो एंटीबायोटिक्स है वो आपके गट के माइक्रोबायोम को और बिगाड़ सकती है। ज्यादा चाय या फिर ज्यादा कॉफी आपको नहीं पीनी है, क्योंकि जो कैफीन है वो डायूरेटिक है, मतलब कि ज्यादा आपको यूरिन पास करने पे मजबूर कर सकता है, जिससे डिहाइड्रेशन और बढ़ सकता है। या फिर लास्ट वन इज होम्योपैथिक क्योर्स। अब लिखा तो है कि डू नॉट रिप्लेस क्लिनिकल रिहाइड्रेशन विद अनवेरिफाइड रेमेडीज ड्यूरिंग एक्यूट फेजेस, मतलब ज्यादा फेजेस में आपको होम्योपैथिक दवाई नहीं खानी है, क्लिनिकल रिहाइड्रेशन ही करना है आपको। तो ये सब चीजें, दवाइयां, इस तरीके की चीजें आपको अवॉइड करनी है। थर्ड मॉड्यूल में चलते हैं, इन्वेस्टिगेटिव कंज्यूमरिज्म। तो इन्वेस्टिगेटिंग कंज्यूमरिज्म में आपका आ जाएगा कि कैसे केस करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठा करें, कहाँ पे आप शिकायत कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो डॉक्यूमेंटिंग द इवेंट, सबसे पहला टॉपिक ये है हमारा। तो द 72 आवर लॉग एक आ जाता है इसमें, और परचेज प्रूफ आ जाता है एक। तो 72 आवर लॉग में देखेंगे जो दो पैथोजेंस हैं वो लास्ट मील के बाद तुरंत स्ट्राइक नहीं करते हैं आपके शरीर को। तो अगर आपको लग रहा है कि किसी कुछ खाना खाने के बाद आपको हुआ है फूड पॉइजनिंग, तो उस खाना खाने से 3 दिन पहले तक आप क्या क्या सिम्टम्स, सॉरी मतलब सिम्टम्स शुरू होने से पहले, जब आपको पहला सिम्टम दिखाई दे रहा है उससे 3 दिन पहले आप क्या खाए थे, मतलब 3 दिन के दौरान क्या क्या खाए थे, क्या क्या पिए थे, उसका लॉग आप बना के रखिए। और जो परचेज प्रूफ है वो भी रखिए, जैसे मान लीजिए स्विगी या जोमेटो से अगर आप कुछ ऑर्डर कर रहे हैं तो उसका डिजिटल रसीद अपने पास रखिए। क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट आप अपने पास रखिए, या फिर बैंक स्टेटमेंट रखिए अगर यूपीआई से ऑर्डर कर रहे हो तो। अगर किसी आउटलेट या फिर बाहर रेस्टोरेंट पे खा रहे हैं तो फिर फिजिकल बिल अपने पास रखे रहिए। और सेकंड स्टेप है हमारा प्रिजर्विंग द सैंपल, कि जो भी चीज हम लोग खा रहे हैं उसका जो सैंपल है थोड़ा सा बचा के रखिए। ठीक है, अगर आपको शक है कि इसी खाने से हमको फूड पॉइजनिंग या फिर वो फूड बॉर्न डिजीज हुआ है, तो उस सस्पेक्ट फूड को एयर टाइट और साफ कंटेनर में रखिए, उसको फ्रिज में रखिए, फ्रीजर में नहीं फ्रिज में, ताकि जो पैथोजन है उसको प्रिजर्व किया जा सके कि लैब में हम टेस्ट करें उसको। और उसको लेबल कर दीजिए कि
टेस्टिंग के लिए है, नहीं तो पता चला कोई और निकाल के वो खा लिया और उसको भी वो बीमारी हो गई। और थर्ड हमारा स्टेप है कलेक्टिंग विटनेसेस, कि हम लोगों को गवाह कहीं से इकट्ठा करने हैं। तो ये गवाह कैसे इकट्ठा करेंगे हम लोग? तो गवाह इकट्ठा करने के लिए पहले हम लोगों को बाकी लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अगर हम किसी रेस्टोरेंट में खा रहे हैं और उस रेस्टोरेंट के खाने की वजह से ही हमको फूड पॉइजनिंग हुआ है, तो उस रेस्टोरेंट में क्या हमारे अगल बगल में जो खा पी रहे थे या हमारे साथ जो खा पी रहे थे उनको भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है, उनको भी फूड पॉइजनिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। ये एक तरीका हो गया। पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे उस पर्टिकुलर स्टॉल या फिर उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का ऑनलाइन जो रिव्यू है गूगल पे या जोमेटो पे रिव्यू है, उसको आप देखेंगे कि बाकी लोगों को भी क्या कोई ऐसा व्यक्ति है भी जिसको ऐसी सेम समस्या हुई है। अब मेडिकल रिपोर्ट, आप एक क्या कहते हैं डॉक्टर के पास जाएंगे ही जाएंगे जब आपको फूड पॉइजनिंग होगा, तो उसमें डॉक्टर डायग्नोस करके डॉक्टर से ये लिखवा लेंगे कि ये फूड बॉर्न इलनेस है, मतलब खाने की वजह से ये चीज हुई है। तो अगर डॉक्टर लिख दे रहा है देन वेल एंड गुड, हमारा केस और मजबूत हो जाएगा इससे। और विजुअल एविडेंस की जो अनहाइजेनिक कंडीशंस है उस आउटलेट की, फूड आउटलेट की या रेस्टोरेंट की, उसकी आप फोटो क्लिक करके अपने पास रखिए। अब हम लोगों ने क्योंकि सारे एविडेंस इकट्ठा अब कर चुके हैं, तो अब ग्रीवेंस रिड्रेसल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि कहाँ पे शिकायत कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो एक ही बॉडी है हमारी जो फूड की सेफ्टी और ड्रग एडल्ट्रेशन वगैरह को देखती है, वो है हमारा FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यही एक प्राइमरी बॉडी है। तो इसका हेल्पलाइन नंबर ये दिया हुआ है 1800112110। इस पे आप जाके अपना ग्रीवेंस या फिर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसकी वेबसाइट पे आप दर्ज करा सकते हैं शिकायत, जो foscos.fssai.gov.in है उस पे। या फिर अगर लोकल एक्शन आपको लेना है तो जो डिस्ट्रिक्ट फूड अथॉरिटी है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर है जो आपका FSO, उस पे आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं उसके पास जाके। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कहाँ चला गया, सॉरी, यस। आगे जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि फूड सेफ्टी कनेक्ट से भी आप अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो फूड सेफ्टी कनेक्ट क्या है? ये आपका FSSAI का यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो iOS और एंड्रॉयड के दोनों के लिए अवेलेबल है। उसमें आप अनहाइजीनिक फूड की फोटो अपलोड कर सकते हैं, फॉरेन ऑब्जेक्ट का रिपोर्ट कर सकते हैं अगर खाने में कुछ मिल रहा है तो, FSSAI लाइसेंस आप चेक कर सकते हैं किसी रेस्टोरेंट का, या फिर अगर आपने कोई शिकायत की है तो उसका स्टेटस भी आप ट्रैक कर सकते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्कफ्लो, तो किस तरीके से रिपोर्ट किया जा सकता है? तो पहले FSSAI के पोर्टल पे या फिर कनेक्ट ऐप पे रजिस्टर आपको करना पड़ेगा। फिर सेकंड स्टेप है फूड सेफ्टी ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट में आपके होगा, वो जो प्रेमाइसिस है या फूड सैंपल है उसको इंस्पेक्ट करेगा। स्टेप 3 में वो सैंपल को लैब में भेजा जाएगा एनालिसिस के लिए, और अगर कुछ निकलता है तो स्टेप 4 में फाइन इशू FSSAI खुद करेगा, या फिर आप उसको लीगल नोटिस भेज सकते हैं जो भी रेस्टोरेंट है, तो उसमें फिर कोर्ट में अपना प्रोसेस चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज लीगल राइट्स इन इंडिया। तो लीगल राइट जो आपका इंडिया है में है वो कंज्यूमर कोर्ट है, और IPC का पहले सेक्शन 272 और 273 था, बट इस समय BNS में देखना पड़ेगा क्या सेक्शन है, वो अभी आपको बता देंगे। कॉल भी वैसे करते हैं। तो
कंज्यूमर कोर्ट में आप क्या कहते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कोई भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, या फिर कंपनसेशन ले सकते हैं मेडिकल बिल्स के लिए, या फिर ट्रॉमा के लिए जो आपको हो रहा हो डिस्ट्रिक्ट फोरम में। और आईपीसी के सेक्शन 272 एंड 273, जो पहले आईपीसी में था, उसमें क्रिमिनल केस आप चला सकते थे, एफआईआर हो सकती थी उन फूड वेंडर्स के खिलाफ। लेकिन अब जो भारतीय न्याय संहिता आ गया है 2023 में, उसका एक बार देख ले रहे हैं। बीएनएस में आपका जाएगा 274 और 275 में। तो बीएनएस में 274 275 में आपका दिया है, आईपीसी में 272 273 में दिया गया है। तो इसमें क्रिमिनल चार्जेस फाइल किया जा सकता है एडल्ट्रेशन के लिए जो खाने में हो रहा है। तो इसके बाद पुलिस की कार्रवाई चलती है, सेम वही कोर्ट कचहरी वाला मामला है इसके बाद। और मॉड्यूल 5 में हम लोग देखेंगे कि प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज, कि क्या क्या ऐसी स्ट्रेटजीज होती है कि हम खुद को बचा सकते हैं कि ऐसा फूड पॉइजनिंग या कोई ऐसी बीमारी हमको ना हो। तो 4 सी होते हैं फूड सेफ्टी के, वैसे 4 होते हैं बेसिकली, लेकिन यहाँ पे खाली 3 ही दिए गए हैं, आपको बता दे रहा हूँ मैं। क्लीन, कुक, चिल और क्रॉस कंटेमिनेशन, ये 4 सी होते हैं फूड सेफ्टी के जो हमेशा हमको याद होने चाहिए। तो पहला सी है क्लीन, जिसमें अपने हाथ को क्लीन कीजिए, धुल लीजिए खाने से पहले। जिस सरफेस पे आप खाना पका रहे हैं या फिर तैयार प्रिपेयर कर रहे हैं उसको साफ रखिए। और रॉ प्रोड्यूस थॉरली, जो कच्चा मीट, मांस, जो भी चीज है, सब्जियां हैं, उसको भी थॉरली मतलब बहुत अच्छे से क्लीन कर लीजिए, धुल लीजिए। कुक में जाएंगे तो खाना बनाते समय हमको ये हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि जो टेम्परेचर खाना बनाते समय वो 75 डिग्री सेल्सियस या फिर 165 डिग्री फ़ारेनहाइट हो या उससे ऊपर हो, तभी जो पैथोजेंस हैं और या बैक्टीरियाज हैं खाने में वो मर जाएंगे। चिल, अगर आपको कोई खाना फ्रीज में रखना है कि आप बाद में खाएंगे, या फिर कोई फैमिली मेंबर अभी घर पे नहीं है उसके लिए खाना अलग रखा जा रहा है फ्रिज में, तो ये ध्यान रखना है कि खाना बनने के बाद 2 घंटे के अंदर ही उसको रेफ्रिजरेट किया जाए, यानी फ्रिज में रखा जाए। नहीं तो 2 घंटे से ऊपर अगर उसको बाहर रखेंगे पहले, तो सेम वही पैथोजेन बैक्टीरिया उस पर पनप जाएंगे, जिससे बीमारी के या फूड पॉइजनिंग के खतरे और बढ़ सकते हैं। और लास्ट सी होता है क्रॉस कंटेमिनेशन। तो क्रॉस कंटेमिनेशन में ये रहता है, मान लीजिए आपके पास कोई कटिंग बोर्ड हो, तो उसी पे आप कच्चा मीट, मुर्गा काट रहे हैं, फिर उसको उसमें खाना बना लिए, तो उस कटिंग बोर्ड को बिना साफ किए उसी पे आप सब्जियां काट रहे हैं, उसी पे बाकी प्रिपरेशन कर रहे हैं बाकी खाने का। तो जो कच्चे मीट पे जो भी बैक्टीरिया या फिर वायरस या फिर कोई भी पैथोजन अगर रहा होगा, तो वो सब्जियों पे भी ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप अगर मुर्गा कोई और खा रहा है घर में और दूसरा आदमी खाली सब्जी खा रहा है, तो मुर्गे के बैक्टीरिया पैथोजेंस जो हैं उसमें वो वेजीज में, सब्जी में भी ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इससे हो जाता है क्रॉस कंटेमिनेशन। तो इस क्रॉस कंटेमिनेशन से बचने के लिए कटिंग बोर्ड अलग अलग रखिए, वेज खाना नॉन वेज खाना अलग अलग जगह बनाइए, या फिर अगर एक ही कटिंग बोर्ड पे कुछ काट रहे हैं तो उसको थॉरोली क्लीन कीजिए दूसरा वेजीज या कुछ और काटने से पहले। तो ये 4 सीज होते हैं फूड सेफ्टी के, जो बहुत ही जरूरी है हमको याद रखने में। अब आगे चलते हैं वाटर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, कि पानी को कैसे सेफ रखा जाए, या फिर जो पीने वाला पानी है उसको सेफ कैसे बनाया जाए जिससे हमको पैथोजन का कोई खतरा ना हो। तो पहला ये कि पानी को 1 मिनट तक गर्म कर लें, मतलब उबाल लें, बॉईल कर लें। और कौन से पानी को? जो टैप वाटर, नल से पानी, टोटी से हमारा निकलता है, उसको कंज्यूम करने से पहले उबाल लेना है 1 मिनट तक। तो और दूसरा है, अगर आपके घर में आरओ लगा हुआ है, जो कि मोस्टली आजकल हर घर में होता है, उसमें इंश्योर हमको करना है कि हर 6 महीने से 12 महीने में आरओ का जो फिल्टर है
उसको चेंज करा लें, क्योंकि फिल्टर भी पुराना हो जाता है तो काम करना बंद कर जाता है। या फिर जो आइस क्यूब है, बर्फ जो होती है, उसको पब्लिक प्लेस पे इस्तेमाल उसका ना करें। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर रेस्टोरेंट में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या फिर सड़क किनारे किसी ठेले से कुछ जूस पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो उसमें जो बर्फ की सिल्लियां, सॉरी मतलब जो क्यूब्स डालते हैं, तो हो सकता है कि वो भी क्या कहते हैं कंटेमिनेटेड हो, जिसकी वजह से आपको बीमारियां हो जाएं। इसलिए बाहर अवॉइड किया जाए कि बर्फ से बनी हुई कोई चीज या फिर कोई ऐसी चीज जिसमें बाहर बर्फ डाली गई हो उसको कंज्यूम ना करें। और लास्ट है बॉटल्ड वाटर। अगर आप बोतल का पानी पी रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग जाते हैं बाहर, ट्रेन से जाते हैं, कार से जाते हैं कहीं बाहर ट्रैवल करने, या फिर कम्यूट के दौरान, एक जगह से दूसरे जगह जाने के दौरान बॉटल्ड वाटर ही हम लोग खरीद के पीते हैं। तो उस समय हमको ध्यान देना है कि जो बोतल है वो ढक्कन सील पैक हो और उस बोतल पे आईएसआई मार्क हो। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसको ध्यान देने की जरूरत है पानी के चलते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब किचन हाइजीन मास्टरी, कि किचन को हाइजीन कैसे रखा जाए। तो सबसे बड़ी वही चीज है क्रॉस कंटेमिनेशन। तो रॉ मीट यानी कच्चे मीट के लिए या और जो वेजिटेरियन है सब्जियों वगैरह के लिए अलग अलग कटिंग बोर्ड रखिए या प्रिपरेशन बोर्ड रखिए। जो स्पॉन्ज या फिर डिश क्लोथ होते हैं जिससे साफ करते हैं बर्तन या फिर एरिया जिस पे खाना बन रहा है, उसको रेगुलरली हर हफ्ते चेंज करते रहिए ताकि बैक्टीरिया डेवलप ना हो पाए आपके किचन में। और सबसे लास्ट है वेस्ट मैनेजमेंट, कि जो अगर कूड़ा दान रखे हुए हैं आप किचन में, तो कोशिश कीजिए कि जहाँ पे खाना आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जहाँ पे खाना आप बना रहे हैं, उससे दूर रखें इसको, क्योंकि कूड़ेदान में ही काफी ज्यादा बैक्टीरिया और वायरसेस पनपते हैं। लास्ट लास्ट मतलब नेक्स्ट चलते हैं कि एडल्ट्रेशन कैसे घर में टेस्ट किया जाए। जो प्रोडक्ट्स हैं उस पे मान लीजिए दूध में मिलावट है, तो दूध में क्या मिल सकता है। दूध में पानी मिलाते हैं सब, यूरिया मिलाते हैं। तो इसको पता कैसे करेंगे, इस रैपिड टेस्ट होते हैं उससे पता करेंगे। तो रैपिड टेस्ट नंबर 1 दूध के लिए ये है कि ड्रॉप ऑन स्लैंट, कि मान लीजिए ऐसे स्लैंट कोई क्या कहते हैं एरिया हम लोग ले लिए ऐसे एंगल पे, ठीक है, और उस पे कुछ बूंद दूध वगैरह दूध डालेंगे। तो दूध की बूंद जब नीचे गिरेगी तो पीछे अगर अनएडल्ट्रेटेड बिना मिलावट का दूध होगा तो वो अपना क्या कहते हैं ट्रेल छोड़ जाएगी, एक निशान टाइप का छोड़ जाएगी। और वहीं पे अगर पानी मिला होगा तो कोई निशान नहीं छूटेगा दूध का। तो इससे आप पता कर सकते हैं दूध एडल्ट्रेटेड है, मिलावट वाला है कि नहीं है। शहद में कैसा चेक करेंगे, पहले शहद में शुगर सिरप यानी चीनी का सिरप मिला दिया जाता है आजकल। तो उसको चेक करने के लिए शहद को पानी में मिलाएंगे, और अगर शहद प्योर होगा तो गिलास के नीचे बैठ जाएगा वो, और अगर प्योर नहीं होगा तो उसी पानी में घुल जाएगा शहद। तो जो प्योर हनी होता है वो कभी भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। जो आपका लाल मिर्च होता है उसमें क्या मिलावट होती है। लाल मिर्च का जो पाउडर होता है उसमें जो लाल ईटा होता है, ईट, उसका पिसा हुआ पाउडर मिला देते हैं आजकल लोग। तो उसको कैसे पता करेंगे, तो उसको भी लाल मिर्च को पानी में, पाउडर को पानी में मिलाएंगे, तो जो ईट का पाउडर होगा वो गिलास के नीचे सेटल हो जाएगा। लास्ट है काला आचार मतलब ब्लैक पेपर, काला काली मिर्च। उसमें पपाया यानी कि पपाया को क्या बोलते हैं यार हिंदी में, हाँ पपीता, पपीते के जो बीज होते हैं उसको मिक्स कर देते हैं काली मिर्च में सब। तो उसको कैसे पता चलेगा कि काली मिर्च को अल्कोहल में यानी कि शराब में आप डाल दीजिए या फिर पानी में डाल दीजिए।
तो जो पपीते के बीज होते हैं वो तैरने लगेंगे ऊपर। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि काली मिर्च में मिलावट है कि नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं मिथ बस्टर्स पे। तो पहला मिथ है स्मेल एंड साइट का, और दूसरा मिथ है अल्कोहल किल्स इट। तो मिथ क्या है कि अगर जो खाना है वो अगर महक सही रहा है या दिखाई सही दे रहा है तो वो खाने के लिए सेफ है। जबकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो पैथोजेंस होते हैं ज्यादातर, जैसे कि सैल्मोनेला हो गई या इकोलाई हो गया, उसका ऑर्डरलेस या मतलब कोई महक नहीं होता है उसका, और इन पैथोजेंस का कोई स्वाद स्वाद भी नहीं होता है। तो सेकंड मिथ है कि ड्रिंकिंग अल्कोहल, पीने वाला जो शराब होता है उसको अगर पिएंगे, क्या कहते हैं, कोई एडल्ट्रेटेड खाने के साथ या पैथोजन मिला हुआ खाने के साथ, तो वो आपका फूड पॉइजनिंग को प्रिवेंट करेगा, मतलब पेट को साफ कर देगा। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्कोहल अगर पेट में जाएगा उस बीमारी के दौरान तो डिहाइड्रेशन का खतरा और बढ़ जाता है, पानी की और कमी हो जाती है शरीर में। तो अब लास्ट समरी चेकलिस्ट हम लोग देख लेते हैं अपना। समरी चेकलिस्ट में पहले रिकॉग्नाइज कीजिए, क्या रिकॉग्नाइज करेंगे, जो सिम्टम्स हैं आपके इंक्यूबेशन पीरियड में, जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको आप पहचानेंगे। तो उसके बाद अगर आपके शरीर में डिहाइड्रेशन हो रहा है, ज्यादा लूज मोशन हो रहा है या उल्टी ज्यादा आ रही है, तो आपको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी ओआरएस आपको पीना है तुरंत, या फिर नींबू पानी पीना है। रिकॉर्ड, थर्ड समरी चेक है रिकॉर्ड, कि जो भी आपने खाना खाया है, ठीक है, उसकी जो रसीद है वो रसीद आप अपने पास रख लेंगे, कहाँ से ऑर्डर किए थे, ठीक है। और अगर स्विगी जोमेटो से ऑर्डर किए थे तो डिजिटल रसीद रख लेंगे। अगर ये भी नहीं है आपके पास तो आप अगर ऑनलाइन पेमेंट किए हैं तो बैंक स्टेटमेंट निकाल के अपने पास रख लेंगे। और जो खाना आप खाए हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि ये बीमारी हुई है, उसका सैंपल रख लेंगे अगर पॉसिबल हो तो। लेकिन रखना मुश्किल होता है क्योंकि पूरा ही खा लिया जाता है खाना, बट फिर भी। और रिपोर्ट कहाँ करेंगे? FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कनेक्ट ऐप से आप करेंगे, या फिर टोल फ्री नंबर से आप शिकायत करेंगे, या फिर उसके पोर्टल से शिकायत करेंगे आप। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अगर किसी को कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले सैटरडे को आपसे नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।